अच्छा जी, अब हमारे पास कई चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने मैंने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस और ये मैंने ड्रॉ किया वाई एक्सिस। अच्छा देखो बेटा, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस पे y की वैल्यू जो है वो 0 होती है। और जनाब y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। जबकि ये पॉइंट हमारे पास होता है ओरिजिन। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो वी आर सेइंग कि y इज इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पर हमारे पास ना दो सोल्यूशन सेट आते हैं। एक का नाम हम रखते हैं x1 और एक का नाम हम x2 रखते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास जो आंसर्स आते हैं ना वो दो आते हैं। ठीक है, हमारे पास जो आंसर्स आते हैं वो आते हैं जनाब दो। एक x1 आता है, एक x2 आता है। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऐसा कर्व बने। अच्छा, जब भी आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये हमेशा आपको पैराबोला ड्रॉ करके देगा। तो एक ये शेप होता है पैराबोला का, और एक ये होता है कप अप और कप डाउन। ठीक है, कप अप कब होता है और कप डाउन कब होता है वो देखते हैं बाद में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो भी x1 और x2 हैं वो इमेजनरी हैं। इमेजनरी क्यों है? क्योंकि y इज इक्वल टू 0 नहीं हो रहे कभी। जबकि हमारे पास जो ये वाला केस है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो x1 है और ये जो है वो x2 है। और इसके अंदर जो x1 x2 हैं वो क्या है? रियल है और डिस्टिंक्ट भी हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब कि दो अलग वैल्यूज हैं हमारे पास। एक बनता है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि हमारा जो पैराबोला है जनाब वो कुछ ऐसा है जिसमें x1 और x2 एक ही पॉइंट पर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा दो आंसर आते हैं, x1 और x2। लेकिन ब्लैक वाले पैराबोला में वो एक ही जगह कट कर रहा है। तो इसका मतलब देखें, आंसर रियल तो है क्योंकि कट कर रहा है, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास तीन कंडीशन बनती हैं कि कब हमारे पास जो पैराबोलिक कर्व है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कब एक्स एक्सिस को टच करेगा एक पॉइंट पे, कब वो टच करेगा दो पॉइंट्स पे, और कब वो टच ही नहीं करेगा। इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है इट इज नॉट टचिंग। ठीक है, और जनाब रियल रूट्स का मतलब होता है कि इट इज टचिंग। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? तो जनाब ये कहलाता है हैप्पी फेस और ये कहलाता है सैड फेस। ठीक है, तो हैप्पी फेस कब बनेगा और सैड फेस कब बनेगा? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस वैल्यू ए। तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हैप्पी फेस बनता है, और ए की वैल्यू नेगेटिव होगी या ये डिस्क्रिमिनेंट वाला आइडिया है बिल्कुल।
सैड फेस हमारे पास कब बनेगा, जब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी। अच्छा सन्नान, कहाँ से रिपीट करूं बताओ? शुरू से? देखो ग्राफ हमारे पास पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तीन किस्म की पॉसिबिलिटीज हैं। एक रेड पॉसिबिलिटी दिखाई है मैंने, एक ब्लू पॉसिबिलिटी दिखाई है मैंने, और एक ब्लैक पॉसिबिलिटी दिखाई है। जो मेरे पास रेड पॉसिबिलिटी है उसमें ये ग्राफ कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को वन टाइम कट करता है, और यहाँ पर जो है ये एक्स एक्सिस को टू टाइम्स कट करता है। जब कट करता है तो उसको हम कहते हैं रियल, और जब कट नहीं करता है तो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, तो कहते हैं एक्स वन अलग है, एक्स टू अलग है। जबकि यहाँ पर जो है वो एक्स वन और एक्स टू दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा दो ही आंसर देती है। ठीक है। पैराबोला दो किस्म के होते हैं, एक होता है जनाब हैप्पी फेस, एक होता है सैड फेस। हैप्पी फेस कब बनता है, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और सैड फेस कब बनता है, जब ए की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ तक बात समझ में आती? तो जनाब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b ± अंडर रूट b² - 4ac होल डिवाइड बाई 2 है। तो इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है b² - 4ac, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल डी से। कैपिटल डी होता है जनाब b² - 4ac, और इसके ऊपर तमाम तर नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड कर रही होती है। तमाम तर नेचर ऑफ रूट्स इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। व्हाट इज एस एस? एस एस बेटा सोल्यूशन सेट है। जो इक्वेशन के आंसर्स आते हैं उनको हम एस एस कहते हैं, मतलब सोल्यूशन सेट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। व्हाट इज डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है टू सेपरेट वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज। डिस्टिंक्ट बेसिकली इज अ सिनोनिम ऑफ डिफरेंट। ओके, यू गॉट दैट? ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो इमेजिनरी रूट्स हैं, तो इसका जो डी है ना, कैन यू रिपीट लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b ± अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2 है। इसमें जो रूट वाला पोर्शन है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। कैपिटल डी की वैल्यू होती है b² - 4ac। इस पर डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ रूट्स। देखो जब भी रूट की बात आएगी ना, तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। आइदर ये ज़ीरो के बराबर हो, आइदर ये लेस देन ज़ीरो हो, आइदर ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो। इज इक्वल्स टू ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, ये तीन कंडीशन होती है हमारे पास। हो भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अच्छा अब देखो हमारे पास जो इमेजिनरी रूट्स है ना, वो तक कब आते हैं, जब डी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होती है। तो ये बात डी लेस देन ज़ीरो फॉर नो रियल रूट्स, हाँ इमेजिनरी बोलो या उसको नो रियल बोलो, बात एक ही होती है। इमेजिनरी बोलो या नॉट रियल बोलो, बात एक ही है। ठीक है। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स कब आते हैं, जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब जनाब डी की वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। ठीक है। तो अगर किसी इक्वेशन में डी की वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब इक्वल रूट्स हैं। अगर किसी इक्वेशन में डी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। और अगर हमारे पास डी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं।
यहाँ तक सबको बात क्लियर है? अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है जनाब 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि a जो है वो 2 है, b जो है वो 3 है और c जो है वो 2 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है जनाब b² माइनस 4ac। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा 3² माइनस 4 × 3 × 2। तो जनाब 9 में से जब मैं 32 माइनस करूँगा तो जनाब ये आ जाएगा माइनस का 23, जो कि लेस देन ज़ीरो है। और लेस देन ज़ीरो का मतलब कि आपके पास जो रूट्स हैं, ओ सॉरी 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 सॉरी, हमारे पास a की वैल्यू 4 है। यहाँ पर हमने a की जगह पर 4 पुट किया, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही है जनाब? 9 में से हम माइनस करेंगे 4 4 16, 16 2 32, तो ये आएगा जनाब माइनस का 23। तो लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि हमारे पास कौन से रूट्स बनेंगे? इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। और याद रखिएगा जब भी इमेजिनरी रूट्स बनते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जनाब? ये क्वेश्चन दी हुई है हमें 5x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर ए बी सी मैंशन करते हैं। ए जो है वो 5 है, बी जो है वो -8 है और सी जो है वो 3 है। ठीक है, डी का फॉर्मूला होता है जनाब b² माइनस 4ac। ठीक है, तो जनाब ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 64 में से माइनस करेंगे ये हो जाएगा 4, जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। और ग्रेटर देन जब ज़ीरो आता है तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं रियल और डिस्टिंक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, दो जगह कट करेगा। ठीक है, तीसरी एग्जांपल लेते हैं जनाब 4x² प्लस 4x प्लस 1। सर कैन यू रिपीट द कॉन्जुगेट वाला पार्ट? यार देखो जब रूट के अंदर आयोटा आता है ना, तो होता क्या है आपके पास जो भी वैल्यू आती है ना, यहाँ पर आता है प्लस वैल्यू आयोटा, मतलब सेम आंसर्स आ रहे होते हैं, जुड़वा आते हैं। एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो इसलिए उनको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। बात समझ में आ गई? होल्ड कीजिएगा ज़रा। एक मिनट होल्ड करा के गया हूँ, पता नहीं क्या हरकतें करना शुरू कर दी हैं। अच्छा जनाब, हमारे पास जो यहाँ पर
वैल्यू है ए की, वो है 4, ठीक है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आता है जनाब वो आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर उसको सॉल्व करूँगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि बराबर आ गया 0 के, ठीक है जी। तो इज इक्वल टू 0 आया, जब इज इक्वल टू 0 आया तो देखें रियल होगा और इक्वल होगा। इसका मतलब कि हमारे पास ऐसा बनेगा रूट, तो एक पॉइंट पे कट करेगा। बात समझ में आ गई सबको? व्हाट्स द नेम ऑफ दिस चैप्टर? फंक्शन सही है रिलेटेड यार, वो है क्वाड्रेटिक फंक्शंस। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? आगे बढ़ जाऊं? अच्छा जनाब, अब देखें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास दो केस थे, एक था जनाब ए लेस देन 0 और एक था जनाब ए ग्रेटर देन 0। ए लेस देन 0 का मतलब है कि आपके पास जो है ना ऐसा बनेगा फेस, और ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ऐसा बनेगा फेस। तो अगर हम एक्स एक्सेस को दिखाएं तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आएंगे, और अगर हम ये दो पॉइंट्स दिखाएं एक्स एक्सेस पे तो इस तरीके से बनेंगे, ठीक है जी। जिसके अंदर ये हमारे पास था जनाब x1, ये था x2, ये था x1, ये था x2। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये जनाब कहलाएगा मैक्सिमम, और यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है ये कहलाएगा मिनिमम। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आई कि जब a लेस देन 0 होगा तो आपके पास मिलेगी आपको मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम नहीं मिलेगी। और जब आपके पास a ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी और मैक्सिमम नहीं मिलेगी, ठीक है। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि a लेस देन 0 में आपको मैक्सिमम नज़र आ रहा है, मिनिमम है ही नहीं। और a ग्रेटर देन 0 के अंदर आपको मिनिमम नज़र आ रहा है और मैक्सिमम है ही नहीं। तो जनाब x1 और x2 का ये मिड पॉइंट होता है, तो आप इसको निकालते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 से। मैक्सिमम निकालें या मिनिमम निकाल दें, निकलता है एक ही तरीके से, ये x1 x2 का एवरेज होता है। और अगर आप इसका फॉर्मूला याद करना चाहें तो जनाब इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन 2a। इसका फॉर्मूला होता है जनाब माइनस बी अपॉन 2a, जबकि ए बी सी जो है वही हैं जो इक्वेशन से थे। अच्छा, रिपीट का बोला गया मुझे। देखो बेटा, हमारे पास ए लेस देन 0 पे जो कर्व है वो बनता है सैड फेस। सैड फेस के अंदर हमारे पास मैक्सिमम नज़र आ रहा है, वर्टेक्स कहते हैं इसको, मैक्सिमम नज़र आ रहा है हमें, लेकिन हमें मिनिमम नज़र नहीं आ रहा। जबकि ए ग्रेटर देन 0 के अंदर हमारे पास हमें मिनिमम नज़र आ रहा है और मैक्सिमम नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब सैड फेस होगा, ए लेस देन 0 होगा तो उसमें मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। और जब ए ग्रेटर देन 0 होगा, जिसको हम ए ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास बनेगा स्माइली फेस, और स्माइली फेस में मिनिमम एग्जिस्ट करेगा और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। मिनिमम निकालना हो या मैक्सिमम निकालना हो, x1 x2 का एवरेज होगा, ठीक है, या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन 2a। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक सवाल दिया कि जनाब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे पहले बताएं कि इसमें मिनिमम एग्जिस्ट करेगा या मैक्सिमम। तो आपने देखा कि a की वैल्यू जो 2 है वो 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब आपके पास मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। और मिनिमम जो है हमारा कैसे आएगा फॉर्मूले से,
मिनिमम का फॉर्मूला है जनाब हमारे पास, मिनिमम का फॉर्मूला जनाब -b/2a, जो कि हो गया जनाब -3/4। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर एक और सवाल देखें हम, कि हमारे पास लिखा हुआ है 4 - 5x -3x²। अब आप इसमें देखें ए जो है वो -3 के बराबर है, जो कि 0 से छोटा है। अब आपके पास मैक्सिमम बनेगा, मिनिमम नहीं बनेगा। और जनाब मैक्सिमम का फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, -b/2a, जनाब ये आ जाएगा -5/6। बात समझ में आ गई। क्लियर है बेटा, मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकाला जाएगा। क्लियर है बेटा सबको। सर वी विल गेट अ न्यू बुकलेट और डज दिस वन ऑलरेडी हैज ऑल द टॉपिक्स। ये बुक काफ़ी है आपके लिए। सर द वैल्यू यू फाउंड फॉर मैक्सिमम नेम रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्स एट दैट पॉइंट, राइट। यहाँ बिल्कुल एक्स की वो वैल्यू जो उस वक्त मैक्सिमम है। और अगर आपने y की वैल्यू निकालनी हो तो इस पूरे को इक्वेट कर दो y से, और ये जो भी वैल्यू है यहाँ पुट कर दो तो y आ जाएगा। इस पूरे को इक्वेट कर दो y से, अगर y निकालना है, और ये इस y के अंदर पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आवाज़ आ रही है आप सबको, आवाज़ आ रही है सबको। कब से नहीं आ रही आवाज़, कितनी देर हो गई।
अच्छा, बता दिया करो भाई। अच्छा सॉरी, सो मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर जो है वो मिनिमम निकाला है और जो मैक्सिमम निकाला है वो हमने एक्स का निकाला है। तो ये जो वैल्यू आई है ये एक्स की आई है। अगर आपसे वाई मांगा जाए तो जो भी एक्स निकाला है आपने वो यहाँ पर पुट कर दें एक्स की जगह पर, तो आपको वाई की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। आपने जो भी एक्स निकाला है उस एक्स को निकाल के यहाँ पुट कर दें तो आपको वाई मिल जाएगा। जबकि हमारे पास जो रिदा पूछ रही हैं, मैं ज़रा उनको समझा दूँ। देखो बेटा रिदा, जब ए नेगेटिव होगा, ए की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तो पत्थर पे लकीर है कि ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा। x1 x2 की जैसी भी वैल्यूज़ होंगी, ग्राफ बनेगा सैड फेस, और सैड फेस में मैक्सिमम ही एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास मैक्सिमम होगा। जबकि ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो पत्थर पे लकीर ग्राफ ऐसा ही बनेगा, और जब ग्राफ ऐसा बनेगा x1 x2 जो भी आएंगे ये पॉइंट हमेशा मिनिमम होगा। तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन 0 में मिनिमम एग्जिस्ट करेगा और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई रिदा? क्लियर है बेटा? ठीक है। सर डेरिवेटिव से मैक्स मिनिमम पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ पर यार, सिलेबस में नहीं है ना डेरिवेटिव्स, तो मैं डेरिवेटिव से नहीं करवाता, ना करवा सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, हमें आता तो है लेकिन बच्चे नहीं कर सकते ना, उनको डेरिवेटिव्स निकालना नहीं आता। ठीक है अहमद? अच्छा जी, अब आ जाइए हमारे पास डोमेन और रेंज पे। हाउ डू वी यूज y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैं इसकी बात रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा था कि इसके अंदर भी अलग डायरेक्ट फॉर्मूला है h और k की फॉर्म में, या तो आप वो यूज़ कर लें, अदरवाइज इसका होल स्क्वायर खोल लें और फिर आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम वही होगा माइनस बी अपॉन टू ए। किताब में आपको एच और के की फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट करके बताया है शॉर्टकट फॉर्म में। वरना होता क्या है कि आप एच और के की फॉर्म में फिर उसको कन्वर्ट करते हो बैठ के। ठीक है अम्मार, बात समझ में आ गई? ओके। अब डोमेन और रेंज किस तरीके से निकालते हैं, देखो बेटा हमारे पास फॉर सपोज जो भी एफ ऑफ एक्स है, अगर वो वन अपॉन की फॉर्म में है, अब यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, ये जो भी बॉक्स में है, याद रखिए ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये इसकी डोमेन है। डोमेन कहते हैं औकात को। तो भाई यहाँ पर वैल्यू हर चीज आ सकती है, 0 नहीं आ सकता। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि 1/x-2, तो तुम्हें पता है कि अपॉन की जो वैल्यू है वो होगी नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 2 होगा। तो अगर वर्डिंग की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट 2। रिपीट सर। देखो बेटा, जब भी 1 अपॉन का फंक्शन होगा तो अपॉन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। अपॉन की वैल्यू 0 क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा जनाब अनडिफाइंड। तो जिसकी वजह से हम इसको कभी भी 0 नहीं होने देते। तो बेसिकली जिन वैल्यू पे वो 0 हो रहा होता है उसको हम अपनी डोमेन से हटा देते हैं।
तो ये हमारी डोमेन है। क्या डोमेन है जनाब? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। तो वी कैन इनपुट एनी नंबर इन x एक्सेप्ट 2। 2 इज फॉरबिडन हियर। 2 यहाँ पर क्यों फॉरबिडन है? क्योंकि 2 पुट करने से फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कि f(2) जो है वो आ रहा है जनाब 1/2 - 2, जो कि हो जाएगा 1/0। और 1/0 आपकी नॉलेज के लिए अनडिफाइंड होता है। ठीक है, जी आपकी नॉलेज के लिए अनडिफाइंड है। ठीक है होबा, बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाओ ऐसे फंक्शन में जो रूट के अंदर लिखा हुआ है। अब रूट की वैल्यू आपको पता है, रूट की वैल्यू आपको पता है कि जो भी डब्बे में है वो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। अगर लेस देन 0 ना हो तो हम इसको लिखेंगे कि भाई या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल्स टू 0 हो। ये है जनाब हमारी डोमेन। किसके लिए? रूट वाले फंक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल रूट में लिखा हुआ है x-2। तो जो भी रूट में लिखा हुआ है उसको आप लिख देंगे ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब सिर्फ वो x एक्सेप्टेबल है जो 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। तो वर्डिंग में हम कैसे लिखेंगे? ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वो सारे के सारे रियल नंबर्स जो कि क्या होंगे? 0 होंगे या सॉरी 0 गलत लिख दिया मैंने, 0 नहीं सॉरी 2 आएगा। तो वो सारे के सारे रियल नंबर्स जो 2 होंगे या 2 से बड़े होंगे, क्योंकि अगर आप 2 से छोटा नंबर पुट करेंगे तो आपके पास आयोटा की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर होगा यहाँ तक बात? अब जनाब हमारे पास अगर हमें रेंज निकालनी है, फंक्शन दिया हुआ है जनाब 1/x-3 और मैं आपसे मांग रहा हूँ रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज निकालने के लिए इसको आप y सपोज कर लीजिए, क्रॉस करेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा 1/y+3 के। तो रेंज निकालने के लिए हम वही काम करेंगे जो डोमेन निकालने के लिए हमने x पे किया था, कि अपॉन की वैल्यू को हम रखेंगे नॉट इक्वल टू 0। तो जनाब ये इसकी रेंज आ गई। बात समझ में आ गई? तो जनाब रेंज निकालने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन को y सपोज करते हैं। y सपोज करने के बाद x को हम सेपरेट कर देते हैं और फिर हम रेंज निकालने के लिए वही वर्किंग करेंगे जो हम x के साथ कर रहे थे डोमेन निकालने के लिए। बात समझ में आ गई?
अच्छा जी। बस क्या क्या शुरू कर देते हैं। बस आवाज आ रही सबको। अच्छा जी, हमारे पास एक फंक्शन है अंडर रूट x-1। लिंदा बेटा छोड़ें आप इस चीज को। यार प्लीज नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें। बेटा क्लास डिस्टर्ब हो रही है, नहीं करें। मैं चाह नहीं रहा मैं क्लास से किक करूँ आप लोगों को। अच्छा जी, आपको क्या करना होगा, आपको वाई सपोज करना होगा और उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे और उसके बाद x को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1। तो जनाब इसकी जो रेंज है वो आएगी ऑल रियल नंबर्स। और ये ऑल रियल नंबर्स क्यों आएगी, क्योंकि ना तो यहाँ पर रूट है ना तो यहाँ पर 1 अपॉन है। तो ना रूट है ना 1 अपॉन है, तो आपकी जो डोमेन है, सॉरी रेंज है, वो सिंपल ऑल रियल नंबर्स आएगी। मसला कब होता है, जब अपॉन की फॉर्म आ रही हो। ठीक है, जब अपॉन की फॉर्म आ रही हो या फिर हमारे पास रूट की फॉर्म आ रही हो। बात समझ में आ गई है, क्लियर है जी, कोई इशू यहाँ तक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, टॉपिक मैंने ख़त्म करवा दिया आपको फंक्शंस का, डोमेन का। तो काइंडली अब आप ज़रा, मैं आपको बता देता हूँ आपके आपको होमवर्क क्या करना है। फंक्शंस के जो क्वेश्चंस है ना, देखिए कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो दिया था आपको क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 91 से लेकर 101 तक। तो वो तो आपने करना ही करना है। उसके बाद फिर आपने फंक्शंस का टॉपिक शुरू कर देना है। फंक्शंस के सवालात हैं 103 और 104 पे। ठीक है सर, रेंज कैसे बनाते हैं, जस्ट लास्ट पार्ट रिपीट सर, प्लीज काइंडली पुट दिस ऑन। हमें डेली बेसिस पे ड्राइव पे डाल देता हूँ। बेटा मैंने सिर्फ ये बताया है कि जब भी रेंज निकालनी हो तो हम फंक्शन को वाई सपोज करते हैं और वाई सपोज करने के बाद एक्स को सेपरेट करते हैं और उसके बाद हम सिंपल ये देखते हैं कि ये रूट तो नहीं है या 1 अपॉन तो नहीं है। अगर रूट या 1 अपॉन नहीं होता तो सिंपल वो ऑल नंबर्स होती है, रियल नंबर्स होती है। अब जैसे इसकी आपको डोमेन निकालनी है ना, तो डोमेन के लिए आप क्या करोगे कि x-1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा क्योंकि रूट में दिया हुआ है। जनाब ये आ गई डोमेन। बात समझ में आ गई, फिजा बात समझ में आ गई, और होबा आपको भी बात समझ में आ गई। चलें बेटा, आई एम वाइंडिंग दिस अप। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, कल की क्लास में जो मैंने आपको 10 पेज होमवर्क दिए थे वो डिस्कस करूंगा मैं, 91 से लेकर 101 तक। उसके जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं सिर्फ वो डिस्कस करूंगा, सारे डिस्कस नहीं करूंगा। और आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़, क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज़, पॉलीगॉन प्रॉपर्टीज़ और एंगल प्रॉपर्टीज़, ये 4 वीडियोस अपलोड कर दूंगा और इसको आपने नेक्स्ट फ्राइडे तक देख लेना है। ठीक है, थैंक यू।